Hello students, welcome in phase rule class. Today we will discuss copper sulfate water system, copper sulfate जल निकाय। कॉपर सल्फेट जल निकाय यह त्रिघटक निकाय है जिसमें 5 अवस्थाएं संभव हैं। कॉपर सल्फेट 5H2O, संगठन कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, कॉपर सल्फेट 3H2O, कॉपर सल्फेट प्लस 3H2O, कॉपर सल्फेट H2O, कॉपर सल्फेट प्लस H2O, निर्जल CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस 0H2O, जल वाष्प 0 CuSO4 and XH2O। यदि स्थिर ताप पर कॉपर सल्फेट 5H2O का धीरे धीरे निर्जलीकरण किया जाए तो निम्नलिखित वियोजन अभिक्रियाएं संभव होती हैं। अभी हमने देखा इस तरह की हमारी रिएक्शंस संभव होती हैं। यहाँ हमने लिख रखा है आपको पूरा कि ठोस में गैस ठोस गैस ठोस गैस होती हैं। इसमें प्रत्येक जल योजित हाइड्रेटेड का अपना स्वयं का दाब होता है। जब दो जल योजित एक साथ उपस्थित होते हैं तो दाब उच्च जल योजित के कारण होता है। चूँकि वियोजन प्रक्रम की प्रत्येक स्थिति में 3 अवस्थाएं, 2 ठोस तथा 1 वाष्प अवस्था होती है, अतः स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। जैसा कि अवस्था नियम समीकरण से भी स्पष्ट है। तो हमारा फॉर्मूला हम देखेंगे, हम उसमें 3 फेज रखते हैं तो हमारा F आता है 1, एक जल निकाय। माना कि कॉपर सल्फेट 5H2O का एक ऐसा पात्र में लिया गया है जो एक निर्वात पंप तथा मैनोमीटर से जुड़ा है। पात्र को एक ताप स्थायी थर्मोस्टेट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। इस स्थिति में निर्वात पंप को चलाने पर विभिन्न दाब मैनोमीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। कॉपर सल्फेट 5H2O का दाब संगठन आरेख चित्र में दर्शाया गया है। ये हमारा डायग्राम है। यहाँ देखो वाष्प दाब है और इस तरफ संगठन है। यहाँ पे ये वाष्प दाब है, ये संगठन है, मतलब कॉम्पोजिशन, और ये प्रेशर जा रहा है यहाँ पे ये इस दाब पे हमारा कॉपर सल्फेट ये वाली रिएक्शन है। जैसे ही कम होता है हमारी रिएक्शन चेंज होके इस पे आ जाती है, और कम होता है तो हमारा ये हो जाता है। इसको हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। वक्र ए बी, वक्र ए बी ये वाला एक वक्र ए बी है हमारा। निर्वात पंप को चलाने पर वाष्प दाब 46 mmHg पर स्थिर हो जाता है। यह दाब जब तक स्थिर बना रहता है जब तक कि कॉपर सल्फेट 5H2O की पूर्ण मात्रा कॉपर सल्फेट 3H2O में परिवर्तित नहीं हो जाती। बिंदु ए पर, इस बिंदु पर केवल कॉपर सल्फेट 5H2O रहता है। इस बिंदु से कॉपर सल्फेट 5H2O का निर्जलीकरण इतने में होने लगता है। बिंदु बी, इस बिंदु पर आकर कॉपर सल्फेट 5H2O का पूर्ण चूर्ण मात्रा कॉपर सल्फेट 3H2O में परिवर्तित हो जाती है। वक्र ए बी पर 3 अवस्थाएं कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट 3H2O और जल वाष्प साम्य अवस्था में रहते हैं। अवस्था नियम समीकरण के अनुसार F हमारा हो गया 1। वक्र BC बिंदु B पर 2 अवस्थाएं कॉपर सल्फेट 3H2 तथा जल वाष्प अवस्था में रहती हैं। अवस्था नियम समीकरण के अनुसार जब 2 फेज होंगे तो F हमारा 2 हो जाएगी। इसके पश्चात दाब बिंदु B से C तक गिरता है। हमने देखा कि हमारा यहाँ पे देखो ये बी से सी पे डाउन हो रहा है हमारा। वक्र सी डी बिंदु सी से कॉपर सल्फेट 3H2 का वियोजन कॉपर सल्फेट H2 में होने लगता है और बिंदु डी पर
कॉपर सल्फेट 3H2 की पूर्ण मात्रा कॉपर सल्फेट H2 में परिवर्तित हो जाती है। इस पग पर 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉपर सल्फेट 3H2, कॉपर सल्फेट H2 एंड जलवाष्प। इसलिए F हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक चर निकाय है। अब वक्र DE, वक्र DE वापस हम देखते हैं। ये है हमारा वक्र DE। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले उस पर। अब पॉइंट D पर कम हो जाएगा, E पे आ जाएगा। E पे क्या होगा, E से F DE बिंदु D पर दो अवस्था, इस पे दो अवस्थाएं होती हैं, कॉपर सल्फेट H2 तथा जलवाष्प। अवस्था नियम समीकरण के अनुसार F हमारा 2 हो जाएगा। इसके पश्चात देखो दाब बिंदु D से E तक गिरता है। ये हमारा पॉइंट D से E के हमारा ये पॉइंट E है और ये हमारा पॉइंट D है। तो ये दाब बिंदु E पे गिर जाता है। ये वक्र EF बिंदु E से जहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है, वो 0.4 mmHg से कॉपर सल्फेट H2O का वियोजन कॉपर सल्फेट में होने लगता है तथा बिंदु F पर कॉपर सल्फेट H2O की पूर्ण मात्रा कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस वक्र पर 3 अवस्थाएं कॉपर सल्फेट H2, कॉपर सल्फेट तथा जलवाष्प साम्य अवस्था में रहती हैं। अवस्था नियम समीकरण के अनुसार F = C - P+2 और F हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। फेज हमारे 3 है, एक चर निकाय। बिंदु F, इस बिंदु पर कॉपर सल्फेट H2 की पूर्ण मात्रा कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस बिंदु पर कॉपर सल्फेट तथा जलवाष्प साम्य अवस्था में होते हैं। अवस्था नियम समीकरण के अनुसार F हमारा 2 हो जाएगा, द्विचर निकाय। Now, copper sulfate water system is a two-component system as it contains copper sulfate and water. The system consists of 5 phases: water anhydrous copper sulfate H2O, copper sulfate 3H2, copper sulfate 5H2O. Anhydrous means without water. Figure represents the phase diagram of copper sulfate water system. This is the diagram of copper sulfate water system. The phase diagram consists of curves AB, BC, CD, DE, EF, FG. The curve AB represents the dehydration curve of copper sulfate 5H2O, whereas it dissociates to form copper sulfate 3H2O. Along the curve AB, three phases are in equilibrium. The curve BC represents the decrease in vapor pressure from 47 mm to 30 mm, which is due to the conversion of copper sulfate 5H2O to copper sulfate 3H2O. The curve CD represents the dehydration curve of copper sulfate 3H2O, which is due to formation of copper sulfate H2O. Along the curve CD, there are three phases in equilibrium: copper sulfate 3H2O, copper sulfate H2O, and vapor. The curve DE represents the decrease in vapor pressure from 30 mm to 4.4 mm, which is due to the conversion of copper sulfate 3H2O to copper sulfate H2O. The curve EF represents the dehydration curve of copper sulfate H2O, which results in the formation of anhydrous copper sulfate at a particular pressure. Three phases exist in equilibrium along the curve EF: copper sulfate H2O, anhydrous copper sulfate, and vapor phase. The curve FG represents the decrease in vapor pressure resulting in formation of anhydrous copper sulfate. There are 7 points in phase diagram of copper sulfate and water system: A, B, C, D, E, F, G at point A. Copper sulfate H2 present in pure form. At point B, 5H
copper sulfate 5H2O get completely converted into copper sulfate 3H2O. At point C, the dehydration of copper sulfate 3H2O starts. At point D, copper sulfate 3H2O get completely converted into copper sulfate H2O. At point T, the dehydration of copper sulfate starts. At point T, this gets completely converted to copper sulfate, and point G, anhydrous copper sulfate is present. Thank you.